प्राचीन काल में जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो कुछ असुर उनकी तपस्या हमेशा ही भंग करने में लगे रहते थे। इसके लिए वे कभी यज्ञ में मांस के टुकड़े डालते थे तो कभी साधना पर बैठे साधुओं पर हमला करते थे। वैसा ही कुछ बीते दिनों नोएडा में हमने देखा। जब नोएडा पूरी ताकत से अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ा रहा था तो ऐसे ही कुछ राक्षस इस यज्ञ में बाधा डालने आ गए। नोएडा में हिंसा का बिगुल बजाने वाले इस संगठन का नाम है मजदूर बिगुल दस्ता। इस मजदूर बिगुल का सरगना अब यूपी पुलिस की गिरफ्त में है और अब सामने आ रहा है कि मजदूरों के नाम पर कैसे पूरा राज्य बर्बाद करने की कोशिशें हो रही थी। यह मजदूर बिगुल इस हिंसा में क्या कर रहा था, इसके कितने लोग पकड़े गए हैं, इसका पूरा रोल व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम तक और ग्राउंड पर क्या था और कैसे इसने दंगा भड़काया, ये मैं आपको एक एक करके आज बताऊंगा। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि पुलिस ने अब तक इस हिंसा को लेकर क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद अब नोएडा पुलिस ने मामले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वह ये कि 13 अप्रैल को नोएडा में आगजनी, पथराव और बवाल करने वाले ज्यादातर लोग फैक्ट्री के मजदूर ही नहीं थे बल्कि वो बाहरी लोग थे। अब तक हुई 66 गिरफ्तारियों में से 45 लोग बाहरी पाए गए हैं। मतलब ये कि ना तो ये फैक्ट्री वर्कर थे, ना इन्हें सैलरी और ओवर टाइम की कोई चिंता थी, ना इन्हें मजदूरों के दुख दर्द से कोई लेना देना था। इनका उद्देश्य बस इतना था कि इनको नोएडा को अस्थिर करना था। अब बात आती है मजदूर बिगुल की। दरअसल हिंसा वाले दिन ही ऑप इंडिया ने बताया था कि ये हिंसा संयोग से ज्यादा प्रयोग दिखाई पड़ती है। ऑप इंडिया ने इस वीडियो में मजदूर बिगुल के भीड़ इकट्ठा करने, उसके पानीपत और सिंगरौली में हुए बवाल के कनेक्शन की तरफ भी इशारा किया था। अब पुलिस ने बताया है कि मजदूर बिगुल दस्ता नाम के संगठन ने ही योजनाबद्ध तरीके से श्रमिकों को भड़काया था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट कहती है कि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके बाद 31 मार्च से ही इस ग्रुप की सक्रियता नोएडा में बढ़ गई थी। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक लगातार इस ग्रुप के लोगों ने मजदूरों के साथ बैठक की और उन्हें आंदोलन के लिए उकसाया। कई लोगों से अलग अलग मुलाकात की। मजदूर बिगुल दस्ता प्रमुख रूपेश राय और आदित्य आनंद समेत अन्य लोगों ने कई स्थानों पर जाकर लोगों को अलग अलग भड़काने जैसी बातें भी उनसे कही गईं। इसके साथ ही इन लोगों ने हिंसा से पहले नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर भी बवाल काटा था। नोएडा फेज 2 जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, वहां भी कई दिनों से मजदूर बिगुल लगातार हिंसा के लिए माहौल बना रहा था। और यही नहीं, मजदूर बिगुल ने तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस पर लोगों को अगवा करने तक के आरोप लगा दिए थे ताकि मजदूरों में और भ्रम पैदा किया जा सके। सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि मजदूर बिगुल लगातार डिजिटली तरीके से भी इंजीनियरिंग कर रहा था। पुलिस को जांच में पता चला है कि मजदूर बिगुल के लोगों ने 50 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कर्मचारियों को उकसाया था। भीड़ जुटाने एवं औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। यहां तक कि मजदूर बिगुल के कम्युनिस्टों ने मजदूरों को मिर्च पाउडर लाने तक को कहा गया था। यानी पूरी हिंसा में कहीं ना कहीं मजदूर बिगुल सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था ताकि मजदूरों के सहारे पूरा दंगा खड़ा किया जा सके और नोएडा में बवाल हो, जिससे योगी सरकार की छवि पर बट्टा लग सके। पुलिस ने अब हिंसा के बाद एक्शन लेते हुए मजदूर बिगुल के सरगना रूपेश राय को भी पकड़ लिया है। सामने आया है कि रूपेश राय और उसके एक साथी आदित्य लगातार अलग अलग जगह जाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। इन्होंने नोएडा से पहले मानेसर में भी यही काम किया था। पुलिस ने रूपेश राय के साथ ही बाकी लोगों पर भी एक्शन लिया है और कार्रवाई कर रही है। हिंसा के दौरान एक शोरूम की गाड़ियों में आग लगाई गई थी और शोरूम को क्षतिग्रस्त भी किया गया था। अब आगजनी के लिए पहचाने गए 11 आरोपियों में से 8 और हिंसा भड़काने वाले 19 में से अधिकांश आरोपी किसी कंपनी के कर्मचारी ही नहीं निकले। ये लोग खुद को मजदूर बताकर भीड़ में शामिल हुए और उन्होंने माहौल बिगाड़ा। पुलिस अभी यही नहीं रुकी है बल्कि इस मामले में अब तक अलग अलग थानों में 1200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हर एक आदमी को पहचानकर उसकी धरपकड़ की जा रही है। हिंसा भड़काने के पीछे मजदूर बिगुल के साथ ही पाकिस्तान अकाउंट्स का भी नाम सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि हिंसा के दौरान मजदूरों को ज्यादा भड़काने के लिए प्राउड इंडियन नबी और मीर इलियास INC के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया था कि प्रदर्शन में लोगों की मौत हुई है। मजदूरों को भ्रमित करने के लिए ये दोनों अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। पुलिस ने इनका डेटा भी खंगालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बाहर से आकर यहां हिंसा की आग भड़काने वालों की स्पेशल जांच की जा रही है। अब मैं आपको वहां का अपना अनुभव बताता हूं। नोएडा में हुई हिंसा के अगले ही दिन ऑप इंडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी। यहां स्थानीय लोगों के साथ कंपनी में तैनात कुछ सुरक्षा गार्डों से हमने विशेष तौर पर बातचीत की। चश्मदीदों ने हमें बताया कि जहां अधिकांश मजदूर सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं कुछ बाहरी इस जमावड़े का फायदा उठाकर हिंसा भड़का रहे थे। मौके पर मौजूद एक कंपनी के सुरक्षा गार्ड हमें आंखों देखा हाल बताते हुए भावुक हो गए।
उन्होंने हमें बताया कि भीड़ में ज्यादातर लोग बाहरी लग रहे थे। इनमें से कुछ ने तो अपने चेहरे को ढक रखा था। उनका उद्देश्य कंपनियों में नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ और था ही नहीं। यह बात तब और भी पुख्ता हो जाती है कि जब पहली ही बातचीत में नोएडा की डीएम ने मजदूरों की सभी बातों को मान लिया था, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह अगले दिन विरोध प्रदर्शन और हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। अब मजदूर बिगुल, उसके सरगना रूपेश और पाकिस्तानी कनेक्शन की सारी बातें सामने निकल करके आ रही हैं। ऑफ इंडिया मजदूर बिगुल को पहले दिन से ही ट्रैक कर रहा था और मजदूर बिगुल ने हमें उसकी पोल खोलने पर लीगल नोटिस तक भेज दिया और इसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर दी। लेकिन हकीकत सामने आने के बाद अब मजदूर बिगुल अपना चेहरा छुपाते हुए घूम रहा है। यानी पहले हिंसा भड़काओ और अगर तुम्हारा नेटवर्क एक्सपोज कर दे तो उसको लीगल नोटिस भेज दो। दरअसल एक कम्युनिस्ट विचार के लोग सोचते हैं कि ये 1960 का दौर है और जहां लोग हम ऐसा नोटिस भेजेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए, ये नया भारत है। नए भारत में नक्सलियों को हमारे सेना के जवान AK-47 की नोक पर रखकर हर दिन ठोक रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। तो याद रखिए कि मजदूर बिगुल जैसे लोगों का अर्बन नक्सलिज्म भी अब चलने नहीं दिया जाएगा। ऑफ इंडिया लगातार ऐसे तरक्की के दुश्मनों को एक्सपोज करता रहेगा। आप हमें देखते रहिए। धन्यवाद।